हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का पुनः अपने YouTube चैनल अध्ययन बायोलॉजी क्लासेज में। कल हमने मेंडलिज्म तक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल की सफलता के कारण। काज ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल। ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में काफ़ी कॉमन तरीके से पूछा जाता है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण था कि मेंडल एक सफल वैज्ञानिक बन गए। उसके पहले भी कई साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स पर रिसर्च किया, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितना कि मेंडल को प्राप्त हुई। तो इसके क्या कारण थे? तो यहाँ पर जो पहला कारण था कि मेंडल एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशांगत का अध्ययन किया। जैसे आपने देखा होगा कि मेंडल ने कुल 7 जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया था अपने प्रयोगों में, लेकिन एक बार में मेंडल ने केवल एक ही लक्षण की वंशांगति पर ध्यान दिया। इससे क्या हुआ कि उन्हें अपने प्रयोगों के निष्कर्षों का विश्लेषण करने में आसानी हुई। तो मेंडल की सफलता का जो पहला कारण है कि एक समय में उन्होंने केवल एक ही लक्षण की वंशांगत का अध्ययन किया और उसका विश्लेषण किया। और इनकी सफलता का जो दूसरा मुख्य कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का केवल F1 जनरेशन तक ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि उस स्टडी को उन्होंने F2 और F3 जनरेशन तक बढ़ाया आगे। तो इससे जो उनके निष्कर्ष मिले, उन निष्कर्षों की शुद्धता पर ज़्यादा विश्वास किया गया। और तीसरा कारण था कि उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त समस्त आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा तथा उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। मतलब कि जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उनको जितने भी डाटा प्राप्त होते थे, उन डाटा का उन्होंने सावधानी से रिकॉर्ड भी रखा और उनका विश्लेषण किया। उनकी सफलता का जो चौथा कारण था वो था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए शुद्ध नस्ली पौधों का ही चुनाव किया और शुद्ध नस्ली पौधों को उन्होंने अलग अलग क्यारियों में उगाया। शुद्ध नस्ली पौधे का चुनाव करने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस का सहारा लिया था। आगे बताया जाएगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल की सफलता के 4 मुख्य कारण थे। पहला कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशांगत का अध्ययन किया। दूसरा कि मेंडल ने अपने प्रयोग को केवल F1 जनरेशन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे F2 और F3 जनरेशन तक आगे भी बढ़ाया। तीसरा, उन्होंने अपने प्रयोगों से प्राप्त समस्त आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। और चौथा कारण था कि उन्होंने अपने प्रयोगों के लिए हमेशा शुद्ध नस्ली पौधों का ही चुनाव किया और उन्हें अलग अलग क्यारियों में उगाया। तो ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आप ये 4 पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल मटर के ही पौधे का चुनाव किया। वो चाहते तो कोई और भी पौधा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। इसके कारण क्या थे? ये क्वेश्चन भी इंटरमीडिएट में काफ़ी कॉमन है। हर एग्ज़ाम में लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंकों में या 1 अंकों में। तो इसका एक नहीं बल्कि 3-4 कारण थे मटर के पौधे के चुनाव का। पहला कारण था कि मटर के पौधे की आयु 3 या 4 माह ही होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। तो जो पहला कारण था कि मटर की जो लाइफ साइकिल होती है वो काफ़ी छोटी होती है, 3 या 4 माह की होती है। सपोज करिए कि उन्होंने अपने प्रयोग के लिए अगर आम का पौधा ले लिया होता, तो आम का पौधा वो उगाते तो कम से कम 5 साल के बाद उसमें फूल और फल आना शुरू होता। इसके बाद 1 साल में केवल वो एक ही पीढ़ी का अध्ययन कर पाते, तो काफ़ी लंबा समय लग जाता उन्हें। और इस प्रकार से आंकड़ों को रखना
और उनका विश्लेषण करना लगभग असंभव हो जाता। तो इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया कि एक ही साल में वो 3 या 4 पीढ़ियों तक अध्ययन को बढ़ा सकते थे। तो उनकी सफलता का जो पहला कारण था, मटर के पौधे का चुनाव का कारण कि मटर का पौधा अल्प आयु का होता है, 3 या 4 माह ही उसकी लाइफ होती है, इसलिए उनका विश्लेषण करना आसान था। इसके बाद दूसरा पॉइंट था कि मटर के पौधे में नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नर पुष्प के लिए अलग पौधा खोजना पड़ता, मादा पुष्प के लिए अलग पौधा खोजना पड़ता, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती। तो उन्होंने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि एक ही पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, अर्थात मटर का पौधा उभय लिंगी होता है। इससे उन्हें संकरण करवाने में आसानी हुई। तीसरा कारण था कि पुष्प की रचना ऐसी होती है कि स्वपरागण ही संभव है। अगर आपने फैमिली पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि जो मटर का पुष्प होता है वो क्लिस्टोगेमस टाइप का होता है, मतलब कि उसके जो पुष्प का जननांग होता है वो फूलों की पंखुड़ियों या कोरोला से बिल्कुल ढका हुआ सा होता है। इसलिए बाहर दूसरे पुष्प के परागकण उस पर नहीं जा सकते हैं। तो मटर के पौधे की रचना ही ऐसी होती है प्राकृतिक रूप से कि उनमें स्वपरागण ही संभव हो पाता है, और स्वपरागण के कारण जो भी पौधा होगा वो हमेशा शुद्ध नस्ली प्राप्त होगा। और चौथा कारण था कि स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक रूप से शुद्ध बने रहते हैं। जो ऊपर हमने बताया कि जब उनमें हमेशा स्वपरागण ही होगा तो उनसे जो पौधे प्राप्त होंगे वो हमेशा शुद्ध नस्ली प्राप्त होंगे। पांचवा कारण था कि मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये लक्षण साफ दिखाई भी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मटर के पौधे को कोई देख कर ही बता सकता है कौन सा लंबा पौधा है, कौन सा बौना पौधा है, तो आसानी से इसका सिलेक्शन हो सकता है। मटर के पुष्प का रंग अगर देखना हुआ तो बाहर से आसानी से देखा जा सकता है कि किस मटर का फूल लाल रंग का है, किसका बैंगनी रंग का है और किसका सफ़ेद रंग का है। इसके बाद अगर फली का रंग देखना हुआ तो किसका ग्रीन है, किसका येलो है, ये भी आसानी से देखा जा सकता है। बीज की आकृति हुई कौन सा गोल है, कौन सा संकीर्णित है, ये भी आसानी से देखा जा सकता है। तो वही यहाँ पे पांचवा पॉइंट लिखा है कि मटर में जो लक्षण बाहर से दिखते हैं वो तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बिल्कुल साफ समझ में भी आ जाते हैं कि हाँ ये इसका विपरीत लक्षण है। तो इस सभी कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान मटर के पौधे का चुनाव किया। तो पहला कारण था कि मटर का पौधा अल्प आयु का होता है, 3 या 4 माह की लाइफ साइकिल होती है, अतः एक ही वर्ष में उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण था कि मटर के पौधे में नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात उभयलिंगी होता है, तो संकरण करवाने में आसानी होती है। तीसरा कारण था कि पुष्प की रचना ऐसी होती है कि स्वपरागण ही संभव है, इसलिए जो पौधे प्राप्त होंगे वो हमेशा शुद्ध नस्ली होंगे। और पांचवा कारण था कि मटर के पौधे में जो लक्षण दिखते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो तुलनात्मक लक्षण दिखते हैं। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया था। अब हमने जो अभी पढ़ा था कि मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था अपने प्रयोगों के दौरान। ये 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। पहला है फूलों का रंग। फूलों का रंग जो होता है ये 2 तरीके का है, एक बैंगनी फूल वाले पौधे होते हैं और एक सफ़ेद फूल वाले पौधे होते हैं। तो जब मेंडल ने इन्हें क्यारियों में उगाया था तो देखा कि 705 पौधे बैंगनी रंग के बने हैं, 224 पौधे जो हैं वो सफ़ेद रंग के बने हैं। तो इनका जो रेशियो एक लगभग रेशियो निकल के आता है ये 22 या 66, लगभग 3:1 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है दूसरे पीढ़ी में। इसके बाद
इसका जो गुणसूत्र था ये पहले जोड़े पर इसका जीन था। यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस पर इसका जीन था, मतलब कि फूलों के रंग के लिए जो जीन जिम्मेदार थी वो जीन किस गुणसूत्र पर थी? पहले गुणसूत्र पर। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मटर के पौधे में फली के रंग को प्रभावित करने वाली जीन किस गुणसूत्र पर होती है, तो ये 5वें गुणसूत्र पर होती है। अभी आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं। इसके बाद दूसरा जो लक्षण था वो है फूलों की स्थिति। फूलों की स्थिति दो होती है, एक अक्षीय और एक अग्रस्थ। अक्षीय का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पौधा है तो यहाँ से ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांच के यहाँ पर किनारे पर यहाँ अगर फूल लगता है तो उसे अक्षीय बोला जाता है। और अगर ब्रांच में एकदम ऊपर टॉप पर फूल लगता है तो उसे अग्रस्थ या टर्मिनल बोला जाता है। और जो अक्षीय होती है उसकी इंग्लिश एक्सियल होती है। तो ये फूलों की स्थिति थी। इन दोनों कंडीशन में अक्षीय डोमिनेंट होती है और अग्रस्थ रिसेसिव होती है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 651 पौधे दूसरे पीढ़ी में इनको अक्षीय वाले मिलते हैं, 207 पौधे इनको जो है अग्रस्थ वाले मिलते हैं। तो लगभग 2-3 यहाँ भी 3:1 का अनुपात निकल के आता है। इसके बाद तीसरा लक्षण जो उन्होंने लिया वो है तने की लंबाई। तने की लंबाई दो तरीके का होता है, एक मटर का लंबा पौधा होता है और एक मटर का बौना पौधा होता है। तो जब दूसरी पीढ़ी में इन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि 277 पौधे बौने मिलते हैं, 787 पौधा लंबा मिलता है। इनका भी जब रेशियो निकालेंगे तो लगभग 3:1 का अनुपात निकलेगा। और यहाँ पर लंबा डोमिनेंट होता है और बौना रिसेसिव होता है। अगला जो था वो है फली का रंग। फली का रंग में जो दूसरे पीढ़ी में इन्होंने अध्ययन किया 428 पौधे हरे रंग वाले मिले और 152 पौधे पीले रंग वाले मिलते हैं। यहाँ भी लगभग 15-45 आप देख रहे हैं कि लगभग 3:1 का अनुपात है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो हरा यहाँ पर डोमिनेंट है और पीला यहाँ पर रिसेसिव है। 5वां कैरेक्टर था फली की आकृति। फली की आकृति का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ मटर की जो फलियां होती हैं बिल्कुल इस तरीके से सपाट होती हैं और कुछ मटर की फलियां ऐसी होती हैं कि जहां पर बीज होता है बीज के दो बीजों के बीच में ऐसे थोड़ा सा दबी सी रहती हैं, तो इसे जो है संकीर्णित बोला जाता है। तो फली की आकृति दो होती, एक फूली हुई और एक बीजों के बीच में दबी हुई। तो इसका जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में अध्ययन किया तो 299 पौधे संकीर्णित फली वाले मिले और 882 पौधे ये फूली हुई फली वाले मिली। तो यहाँ भी रेशियो जो है 3:9 लगभग 3:1 का अनुपात निकल के आता है। इसके बाद छठवां लक्षण जो उन्होंने लिया वो था बीजों की आकृति। बीजों की आकृति आप मटर अगर ध्यान से देखे होंगे तो कुछ बिल्कुल चिकने होते हैं, गोल होते हैं और कुछ बीजों में ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं जिन्हें रिंकल्ड सीड कहा जाता है या झुर्रीदार बीज कहा जाता है। तो जो बीजों की आकृति थी गोल वाले बीज वाले पौधे उन्हें 5477 पौधे मिले और झुर्रीदार पौधे जो थे वो 1850 मिले। तो 18-54 लगभग यहाँ पर भी 3:1 का अनुपात निकल के आया। इसके बाद जो 7वां लक्षण था वो है बीज पत्रों का रंग। तो बीज पत्रों का जो रंग होता है वो पीला यहाँ पर डोमिनेंट है, हरा यहाँ पर रिसेसिव है। तो पीले वाले 6022 पौधे मिलते हैं और हरे वाले 2001 पौधे मिलते हैं। तो 2-3-6 यहाँ भी लगभग 3:1 का अनुपात निकल के आता है। तो इस प्रकार से मेंडल ने कुल 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था। ये लक्षण आप याद कर लेंगे। पहला है फूलों का रंग, दूसरा है फूलों की स्थिति, तीसरा है तने की लंबाई, चौथा है फली का रंग, पांचवा है फली की आकृति, छठवां है बीजों की आकृति और सातवां है बीज पत्रों का रंग। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 जोड़ी बिपर्यासी लक्षण। बिपर्यासी का मतलब होता है तुलनात्मक, जैसे लंबा तो बौना तो तुलनात्मक हो गया, यहाँ पर बैगनी सफ़ेद तुलनात्मक हो गया। तो बिपर्यासी का मतलब यहाँ तुलनात्मक होता है। तो कभी कभी ये 7 लक्षणों का नाम लिखने के लिए आ जाता है।
तो यहाँ पर आप सातों लक्षणों का नाम याद कर लेंगे। ये डाटा याद रखना ज़रूरी नहीं है कितने पौधे मिले थे। जब आगे आप मेडिकल वगैरह की तैयारी करेंगे तो हो सकता है वहाँ पर ये डाटा पूछ लिया जाए। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि जो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया था, ये सातों लक्षणों के जीन कितने गुणसूत्रों पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुणसूत्रों पर। इसका आंसर हो जाएगा कि जो ये सातों लक्षणों के जीन थे ये कितने गुणसूत्रों पर पाए गए? तो 4 गुणसूत्रों पर। चारों गुणसूत्र कौन कौन थे? पहला जोड़ा वाला गुणसूत्र था, इसके बाद चौथा जोड़ा वाला गुणसूत्र था, फिर 5वां गुणसूत्र था और 7वां गुणसूत्र था। तो पहले, चौथे, 5वें और 7वें इन्हीं चारों जोड़ों पर सातों लक्षणों के जीन पाए गए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फूलों के रंग और बीज पत्रों के रंग दोनों को नियंत्रित करने वाली जीन एक ही होती है। तो ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है उसे लियोट्रापिक जीन बोला जाता है। आगे इसको हम पढ़ाएंगे लियोट्रापिक जीन क्या होती है। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अगर पूछा जाए लियोट्रापिक जीन क्या होती है तो ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों को कंट्रोल करती है उसे लियोट्रापिक जीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल द्वारा जो 7 जोड़ी लक्षणों का चुनाव किया गया था वो सभी लक्षणों के जीन कितने गुणसूत्रों पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 7 गुणसूत्रों पर थे। कौन कौन गुणसूत्र था? पहला, चौथा, 5वां और 7वां। यहाँ पर किनारे पे हमने मेंशन कर दिया है कि किस लक्षण का जीन किस गुणसूत्र पर था। तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस चीज़ का पता यस ब्लिश नामक वैज्ञानिक ने लगाया था कि जो मेंडल के 7 जोड़ी लक्षणों के जीन हैं वो 4 गुणसूत्रों पर होते हैं। इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? यस ब्लिश नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था कि ये 4 गुणसूत्रों पर सातों लक्षणों के जीन पाए जाते हैं। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला पार्ट है संकरण की विधि कि मेंडल ने किस तरीके से संकरण किया था। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि लोगों को मदद मिलती रहे और डेली आप चैनल पर विजिट करते रहें। रोज़ आपको एक वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।